नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आपको अगर याद होगा, जिन लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मैंने बताया था कि इजराइल प्लान कर रहा है वाया सीरिया और इराक ईरान के ऊपर हमला करने का। यह मैंने कल बताया था। और अगर आज का वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ेंगे या फिर आज के इजराइल के अखबार पढ़ेंगे, चाहे आप टाइम्स ऑफ इजराइल पढ़ लीजिए, चाहे जेरूसलम पोस्ट पढ़ लीजिए, वाला पढ़ लीजिए, जो भी वहां के अखबार पढ़ेंगे, आज यह खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग ये प्लान कर रहे हैं कि सीरिया और इराक के थ्रू ईरान के ऊपर हमला किया जाए। दरअसल ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, जिसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मुझे यह अंदाजा लग गया था कि प्लानिंग यही है। जब यह खबर आई कि इराक के अंदर 11,000 से ज्यादा आईएसआईएस के आतंकवादियों को भेजने का प्लान है, इराक की सरकार को डिस्टर्ब करने का प्लान है, तो कोई भी जो उस इलाके को समझता है वो यह अंदाजा लगा सकता है कि इराक को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। आप नक्शा देखेंगे तो देखेंगे कि इजराइल से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो रास्ता है उसमें दो मुल्क पड़ते हैं, पहला सीरिया और दूसरा इराक। सीरिया के बारे में आप जानते हैं कि 80% से ज्यादा उसके जो वेपन्स थे, उसके जो हथियार थे, वो नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। यानी अब एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है सीरिया का। मजेदार बात यह है कि सीरिया के जो नए नवेले रिवोल्यूशनरीज आए हैं, जो अपने आप को रिवोल्यूशनरी कह रहे हैं, वो इजराइल का जवाब देने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो इजराइल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कल ले दे के कमेंट आया अहमद अल दालदाती का, जो एसटीएफ के एक लीडर हैं, और उनका कहना है कि इजराइल ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। सवाल तो यह है हुजूर कि आपके हथियार पूरी तरह से खत्म कर दिए इजराइल ने और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। इजराइल 20 किलोमीटर दूर है दमास्कस से और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इजराइल का मिनिस्टर काज कह रहा है कि माउंट हरमन का जो सीरियाई इलाका है, उस इलाके को वो जाड़ों में खाली नहीं करेगा। साफ है कि माउंट हरमन पर, अब सीरिया के माउंट हरमन पर इजराइल कब्जा कर चुका है, वो उसको कभी नहीं छोड़ने वाला। गोलन हाइट्स को तो वो अपना कह ही चुका है। ये सारा कुछ चल रहा है और जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो लगे हुए हैं असद के फादर की, असद के जो वालिद थे, उनकी कब्र को बर्बाद करने में, उस पर पेशाब कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा रिलीजन है, मैं कोई इस्लामिक विद्वान नहीं और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया का कौन सा रिलीजन है जो किसी की कब्र तोड़ने, फोड़ने और उस पर पेशाब करने को सही ठहराए? लेकिन ये सारा कुछ कर रहे हैं, असद के लोगों को मारा जा रहा है। इजराइल की मुखालिफत करने की कोई हिम्मत नहीं है सीरिया में। और अब यही प्लानिंग की जा रही है इराक के अंदर कि इराक को भी ऐसे ही डिस्टर्ब करके खत्म कर दिया जाए ताकि सीधा हमला ईरान के ऊपर हो सके। असल में निशाना है ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और ट्रंप का एक बहुत पुराना बयान है। ट्रंप भी इस बात को जानते हैं और हकीकत भी शायद यह है कि या तो ईरान न्यूक्लियर अपना पावर बना चुका है या फिर उसके बेहद करीब है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी लगातार प्रेशर बना रही हैं ईरान के ऊपर कि वो न्यूक्लियर पावर ना बने। और असल निशाना यही है कि जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला करके ऐसा कर दिया जाए कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सके। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकेगा तो इजराइल सेफ हो जाएगा, इजराइल का खतरा खत्म हो जाएगा। अब इन सब मामले में, इन सारी चीजों को देखेंगे तो ईरान के पास भी एक ही रास्ता है। ईरान के पास रास्ता यह है कि वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर बन जाए। वही एक चीज है जो अमेरिका और इजराइल को हमला करने से रोक सकती है। वरना जिस तरह से ये रास्ते खोलते जा रहे हैं, ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल आने वाली है। ईरान को भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सीरिया को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, और अब आप जान लीजिए सीरिया में तमाम सारी चीजें आ रही हैं। सीरिया में तमाम सारी लड़ाइयां चल रही हैं। मतलब जो अमेरिकन सपोर्टेड आतंकवादी हैं और जो टर्की सपोर्टेड आतंकवादी हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। रशिया अपनी जगह बनाने के लिए अलग लड़ाई लड़ रहा है। ईरान भी इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो सीरिया एक मुल्क के रूप में पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। अब उसकी एकता वगैरह की बात करना बेकार है।
आने वाले 10-15 साल तक सीरिया इस आग में जलता रहेगा, इस बात का आप यकीन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि शरिया की बात करके और बाकी सब की बात करके एचटीएस इस्लाम का भला कर रहा है, तो मैं बस आप लोगों के ऊपर मुस्कुरा सकता हूं। इस्लाम के नाम पर भेजा गया है उसको, उसके पीछे अगर कोई है, ये नक्शा देखेंगे तो, ये नक्शा तो नहीं कहूंगा इसको, ये तस्वीर किसी ने बनाई है, मीम किसी ने बनाया है, इसको देखेंगे तो बहुत मजेदार है। सबसे ऊपर अमेरिकी हाथ है, अमेरिकी हाथ के नीचे इजरायली हाथ है, इजरायली हाथ के नीचे टर्किश हैं, आर्दोगान हैं, और उसके नीचे एचटीएस के आतंकवादी हैं। तो अगर आपको लगता है कि एचटीएस इस्लाम का कोई भला कर रहा है, तो यकीन जानिए ऐसे लोग इस्लाम ही नहीं दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं। असद एक ऐसे व्यक्ति थे जो इजराइल के सामने तन कर खड़े थे अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद। असद को हटाया ही इसलिए गया क्योंकि सीरिया में नए लोग जो आए वो इजराइल को फैसिलिटेट कर सकें, और इजराइल जब 80% हथियार खत्म कर देता है और एचटीएस के लोग देखते रहते हैं, तो इसका बहुत सीधा मतलब यह है कि एचटीएस की मेल जोल से एचटीएस के साथ पहले ही यह तय हो चुका था कि इजराइल सीरिया के सारे हथियार खत्म कर देगा। तो सीरिया को इसीलिए कराया गया कि सीरिया का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से खाली हो सके, नेतन्याहू के जहाज जो है, आईडीएफ के जहाज, जब चाहे तब सीरिया को क्रॉस कर सकें। अब यही कोशिश इराक के अंदर हो रही है कि इराक के एयर स्पेस को खाली कर दिया जाए, इराक में जो गवर्नमेंट है उसको गिरा दिया जाए। पहले ही बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं इराक में, और ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करके इराक को तबाह बर्बाद किया जाए, ताकि इराक और सीरिया दोनों का एयर स्पेस खुल जाए और नेतन्याहू मनचाहे तरीके से इराकी बेस को भी यूज कर सके, सीरियन बेस को भी यूज कर सके, और ईरान के ऊपर हमला कर सके। अब ईरान इसका कैसे मुकाबला करेगा, ईरान इसके लिए क्या प्लानिंग करेगा, यह देखना होगा। मैं इरना देख रहा था, इरना आप जानते हैं ईरानियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर अभी तक इस खबर पे कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इराक के बारे में पहले भी कहा जा चुका है, ईरान ने पहले भी कहा है, ईरान के ही एक जनरल ने इस बात का खुलासा किया था कि 11,000 आईएसआईएस के लोग तैयार बैठे हुए हैं इराक के अंदर घुसने के, और उसी समय यह इशारा किया था कि सीरिया वाला मामला यहां नहीं होने दिया जाएगा, इराक की आर्मी भी लड़ेगी, और ईरान इराक में अपनी आर्मी सीधे भेजेगा इराक को बचाने के लिए, क्योंकि इराक का बचना ईरान के लिए बहुत जरूरी है। अब वक्त भी कैसा कैसा होता है, कभी इराक का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान था, 7 साल तक इराक ईरान वार चला, सद्दाम हुसैन ने कितने लोगों को मरवाया, कितनी लंबी लड़ाई चली। उस समय सद्दाम हुसैन जो थे वो अमेरिका के लिए दुश्मन नहीं थे, फिर सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए दुश्मन बन गए। जब उन्होंने फलस्तीन की बात की, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया गया, सद्दाम हुसैन मारे गए। उसके बाद इराक में पहले तो अमेरिका बेस्ड गवर्नमेंट बनी, ऐसी गवर्नमेंट्स बनी जो पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुकी हुई थी। फिर उसके बाद इराकी मिलिशिया धीरे धीरे खड़ी होती है और इराक के अंदर एक ऐसा माहौल बनता है जो एंटी यूएस होता है। और आज अब उस इराक को, जिसको सद्दाम हुसैन को मार के अमेरिका ने आजाद किया था, अपने लफ्जों में कहें तो अमेरिका तो यही दावा कर रहा था कि उसने इराक को आजाद करा दिया है, वैसे ही जैसे एचटीएस के लोग दावा कर रहे हैं सीरिया को आजाद कराने का। इस इराक भी बर्बाद हुआ था, सीरिया भी बर्बाद हो रहा है। खैर, आज उसी इराक को खत्म करने का, आज उसी इराक को फिर से तबाह बर्बाद करने का प्लान है अमेरिका और इजराइल का, क्योंकि अब उनको ईरान पे बमबारी करनी है। तो फिलहाल तो यही सबसे बड़ी खबर है। ये देखना होगा कि आने वाले 10 दिन 15 दिन में इराक के साथ क्या होता है। क्या इराक में भी आईएसआईएस वैसे ही कामयाब होता है जैसे वो सीरिया में कामयाब हुआ है, और अगर इराक में कामयाब होता है तो इसके असरात क्या होते हैं, और अगर इराक में ईरान अपनी आर्मी भेजता है तो वो लड़ाई किस तरह की होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर ही डिपेंड करेगा कि ईरान का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि सीरिया और इराक अगर दोनों खाली हो गए तो यकीन जानिए इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। और ईरान कतई नहीं चाहेगा कि पिछले 15, 20, 25 सालों से जितना सारा कुछ उसने डेवलप किया है वो खतरे में पड़ जाए। दूसरी खबरों तक चलने से पहले गजा चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे लिए गजा बहुत ज्यादा इमोशनल मामला भी है। जितना ज्यादा वहां पर तमाशा हो चुका है, उसके बाद गजा पर मुझे लगता है लगातार ध्यान देना बेहद जरूरी है। गजा के बारे में मैंने आपको बताया था, यूएनजीए ने कल प्रस्ताव पास किया था। यूएनजीए ने कल इजराइल के खिलाफ वोट किया था, हिंदुस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ वोट किया था, और यह वोटिंग थी सीज फायर के लिए। सीज फायर तो क्या ही करता इजराइल, यूएन को अंगूठा दिखाने के लिए, यूएन को यह बताने के लिए कि तुमसे हम डरते नहीं हैं, तुम्हारे फैसलों का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल इजराइल ने फिर कत्लो-गारत की है, फिर कई सारे लोगों को गजा में मारा है, कई सारे कैंपों पर हमला किया है।
लेकिन साथ में हमास की लड़ाई, अल कासम की लड़ाई भी लगातार जारी है। अगर खबरों की माने तो कल जो लड़ाई हुई है उसमें 2 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं, 2 बुलडोजर बर्बाद किए गए हैं और एक जो है आर्म्ड कैरियर वो भी बर्बाद किया गया है। अपनी जितनी भी ताकत बची हुई है उसको इकट्ठा करके अल कासम लगातार लड़ रहा है। लगभग रोज इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इसलिए एक बात तो कही जा सकती है कि सीरिया में चाहे इजराइल कितना भी सक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी गजा में जीत पाने में वो अभी तक सफल नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वहां जंग लगातार चल रही है। मैंने आपको बताया था कि गजा के अंदर सीज फायर की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। खबर आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि होस्टेज डील, अब उसको कहा जा रहा है, सीज फायर की जगह होस्टेज डील कहा जा रहा है, यानी अगवा किए हुए लोगों को वापस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीज फायर कम इंपॉर्टेंट है। जैक सुलियन जो हैं, जो ब्लिंकन के एसोसिएट हैं, उनका एक बयान आया है जिस बयान में उनका कहना है कि नेतन्याहू पूरी तरह से तैयार हैं होस्टेज डील के लिए। अब नेतन्याहू कितने तैयार हैं, कब पलट जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल कल भी मैंने कहा था, आज भी आपसे कहा कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, उससे यह लगता है कि शायद अगले 10-15 दिनों में आपको गजा के अंदर सीज फायर की बात सुनाई दे। उसके पहले कितनी तबाही मचाएगा इजराइल, ये तो कोई नहीं जानता। इजराइल का जो पूरा कैरेक्टर है, चाहे वो आप सीरिया में देखें, चाहे आप लेबनान में देखें, चाहे आप गजा के अंदर देखें, गजा के अंदर तो कुछ ज्यादा ही खुल के दिखाई देता है। वो एक टेररिस्ट का कैरेक्टर है। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात हिस्ट्री से बताता हूं। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में हम सब लोग जानते हैं। क्वीन एलिजाबेथ जो थी, ब्रिटेन की महारानी थी, सबसे लंबे समय तक वो महारानी रही। उन्होंने कभी किसी इजरायली को, इजराइल के कभी किसी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या मिनिस्टर को अपने पैलेस में घुसने नहीं दिया। अपने पैलेस में कभी भी उन्होंने किसी को वेलकम नहीं किया। और यही नहीं, वो सारी दुनिया में गई, दुनिया के 117 मुल्क वो घूम चुकी थी, लेकिन इजराइल कभी नहीं गई, क्योंकि वो मानती थी कि इजराइल के जितने लीडर्स हैं या तो वो खुद टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट की औलाद हैं। ये हालत है, यह कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। और इजराइल ने लगातार अपनी हरकतों से इस बात को सही भी साबित किया है। मजेदार यह है कि अमेरिका चुपचाप बैठ के देखता रहता है। न जाने क्या मजबूरी है अमेरिका की कि वो इजराइल की इन सारी हरकतों को इग्नोर करता रहता है। चाइना और रशिया में ह्यूमन राइट्स की बात करके उनके ऊपर सैंक्शन लगाता है, ईरान में ह्यूमन राइट्स की बात करके सैंक्शन लगाता है, हिंदुस्तान के ऊपर ह्यूमन राइट्स की बात करके वो तमाम सारे प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इजराइल के जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो अगर अमेरिका को दिखाई नहीं देते हैं तो ये दुनिया की सबसे मजेदार घटना है और दुनिया धीरे धीरे समझ रही है इस बात को। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में अब यूएनएससी में उसके पास वीटो पावर है, तो भले वो प्रस्ताव रोक देता है, लेकिन जहां जहां वोटिंग होती है अमेरिका इजराइल के साथ अकेला पड़ता है। बहुत थोड़े से 3 मुल्क, 4 मुल्क, 5 मुल्क, और उसमें ज्यादातर मुल्क ऐसे होते हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ वो इजराइल के साथ खड़े होते हैं। बाकी सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी होती है। मैं जानता हूं कि चाइना हो या कोई भी देश हो, वो फलस्तीनियों के लिए, इराकियों के लिए जाकर लड़ने वाला नहीं है। लड़ाई उनको खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में ये जो बदलाव है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर कहा जाए तो कोई अगर गैंग बना हुआ है तो वो गैंग बना हुआ है अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन का। इंग्लैंड और कनाडा जैसे मुल्कों की बात करना बेकार है, क्योंकि वो तो अमेरिका के पीछे पीछे घूमते ही रहते हैं। मैं आपको एक खबर बताऊं, और ये एक पुरानी खबर है, 20 जुलाई 2023 यानी 20 जुलाई 2023 की, जब एक खबर आई थी कि यूक्रेन ने सीरिया में जो एचटीएस के लोग हैं उनको सपोर्ट किया है। अब उस समय यह खबर आई थी और इस खबर पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर से एक खबर आई कि यूक्रेन ने सीरिया में जो एचटीएस के लोग हैं उनको बाकायदा ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए थे। मतलब जो यूक्रेन अमेरिका से खुद भीख मांग रहा है, वो यूक्रेन, जो यूक्रेन रशिया के साथ लड़ाई में लगा हुआ है, वो यूक्रेन एचटीएस की मदद कर रहा है। अब जिन लोगों को लगता है कि एचटीएस इस्लाम को रीस्टैब्लिश करेगा, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यूक्रेन और इजराइल की सहायता से आप इस्लाम को अगर रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो दरअसल आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। तो यूक्रेन मदद कर रहा है एचटीएस की, इजराइल इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है। अब अमेरिका में चर्चा चल रही है कि एचटीएस को टेरर लिस्ट से जल्दी हटाया जाए, उसको मान्यता दी जाए। और इन सब के लिए माहौल बनाने के लिए गजब तमाशा चल रहा है।
आपको मैंने बताया था वहां की जेल के बारे में, जिस जेल को बहुत बदनाम किया गया था, और उसके बारे में जब अभी जांच हुई तो पता यह चला कि उसमें कोई गोपनीय सेल नहीं है। अब यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उस जेल में बहुत ज्यादा जुल्म होता था, और इस चक्कर में कई बार मजाक उड़ रहा है। जैसे ये एक वीडियो आप देखिए, एक बच्चा है, यह बच्चा पहले कहता है कि मैं अपने बाप से 14 सालों से नहीं मिला हूं, 14 ईयर्स से मेरी अपने बाप से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं अगल बगल के लोगों से, अपने चाचा ताऊ से कहता था कि मेरे बाप से मुझे मिलवा दो। उसके बाद गलती से रिपोर्टर ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, और इस लड़के ने कहा कि मेरी उम्र 10 साल की है। मतलब 10 साल का बच्चा है और कह रहा है कि 14 साल से मैं अपने बाप से नहीं मिला हूं। यानी उसके पैदा होने के 4 साल पहले उसके बाप गिरफ्तार हो गए थे। फिर वो पैदा कैसे हुआ, अपने आप में एक सवाल है। बच्चे डायलॉग अक्सर भूल जाते हैं, बच्चे एक्टिंग सही नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक और एक्टिंग देखिए, एक बूढ़े आदमी की। यह आदमी एक्टिंग ये कर रहा था कि जेल से इसको रिहा किया गया तो यह बिल्कुल इंसेन हो गया, पागलों की तरह खुश हो गया। जब सर्च मारा गया तो पता चला ये तो एक टिकटॉकर है जो इस तरह के वीडियोस लगातार बनाता रहता है। अब जेल के अंदर रहकर वो टिकटॉक तो नहीं बना सकता था। और देख लीजिए आप, एक बंदे के बारे में कहा गया कि ये जेल के अंदर था, पत्रकार महोदय कूद कर पहुंचे और उससे पूछना शुरू किए। उसी बीच में एक रिश्तेदार ने कह दिया कि हम तो लेबनीज हैं, हम यहां पर इलाज कराने आए थे। यानी जो इलाज कराने आया था सीरिया के अस्पताल में, उसको कह दिया गया ये हॉस्पिटल का है। और सबसे ज्यादा वायरल जो हो रही है वो ये एक तस्वीर हो रही है जिसमें यह आदमी दावा कर रहा है कि यह कई सालों से जेल में था, और इसके रेस्क्यू का पूरा ऑपरेशन दिखाया गया। रेस्क्यू के समय की यह तस्वीर है, आप जरा इसके नाखून देखिए। जो आदमी 4 महीने से था, ऐसा लगता है कि मैनिक्योर करा के बिल्कुल बाहर निकला है। बाल अच्छे से बने हुए हैं, दाढ़ी बिल्कुल संवरी हुई है, नाखून बिल्कुल साफ सुथरे मैनिक्योर किए हुए हैं। यह आदमी कहीं से आपको लगता है कि इसको जेल से छुड़ाया गया है। और सबसे आखिर में मैं बताऊं कि वहां के सोशल मीडिया यूजर जिस तरह से तमाशा कर रहे हैं, यह तस्वीर पेश की गई ये कह के कि यह तो सीरिया के जेल की तस्वीर है। जो भी थोड़ा बहुत इतिहास उस इलाके का जानते हैं वो जानते हैं कि यह तस्वीर अबू गरीब जेल की है, जहां इराक के लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया था, और वहां जो गंदी हरकतें की गई थी लोगों के साथ वो सारी दुनिया जानती है। तो जो जुल्म अमेरिका ने किया था उसकी तस्वीर सीरिया के नाम पर पेश की जा रही है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कैसे पूरे पश्चिम में, पूरे वेस्ट में असद के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जेल जो उनकी थी उसकी फर्जी कहानियां बनाई जा रही हैं। मैं एक बात बहुत साफ साफ कहता हूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम मुल्क, यहां तक कि इजराइल की जेलों के जरा सर्वे कर लीजिए, वहां के लोगों के इंटरव्यू ले लीजिए। जो तस्वीरें सामने आएंगी, जो कहानियां सामने आएंगी, वो इन जेलों से ज्यादा खतरनाक होंगी। अगर मान लीजिए उमर खालिद का किसी इंटरनेशनल व्यक्ति ने, किसी इंटरनेशनल पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और उसको पता चला कि 4 साल से एक पीएचडी किए हुए छात्र, एक बेहद तेज तर्रार पढ़े लिखे छात्र को जेल में रखा गया है और जमानत की कार्रवाई तक नहीं हो पा रही, तो सोचिएगा वो बड़ा ह्यूमन राइट दिखाई देगा या सीरिया की जो नौटंकियां आपने दिखी हैं वो ह्यूमन राइट का बड़ा मामला है। लेकिन अमेरिका का फायदा है, तो अमेरिका सीरिया के एक्स जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनको बदनाम करने के लिए सारी कहानियां चला रहा है ताकि सीरिया में जो कत्लो गारत हो उसको वो सही ठहरा सके। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि गजा में एक सर्वे किया जाता है जहां 96% यानी जो जिंदा बचे हैं 100 में से 96 बच्चे, 96 बच्चे ये कहते हैं कि हमें जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल के बच्चों से उम्मीद छीन ली गई। वो जानते हैं कि किसी भी दिन या तो गोलियों से वो मार दिए जाएंगे या बम से मार दिए जाएंगे या मिसाइल से मार दिए जाएंगे। 100 में से 96 बच्चों को लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन अमेरिका की मीडिया उस पर कोई बहस नहीं करेगी। उसकी बिना पर कोई भी नेतन्याहू को वार क्रिमिनल नहीं कहेगा। उसकी बिना पर कोई भी गजा में जो कुछ हुआ उसको वार क्राइम नहीं कहेगा। यानी सीरिया को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरान पर हमला करने के लिए रास्ता निकालेंगे, लेकिन इजराइल को कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, सब कुछ सेल्फ डिफेंस कर रहा है। कल को इजराइल अगर हिंदुस्तान पे भी हमला कर दे तो कहा जाएगा इजराइल तो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। इजराइल को ऐसे बिगड़े हुए बच्चे की तरह बना दिया गया है जिसके हाथ में
बंदूक है वो किसी को भी गोली मार सकता है, किसी का भी सर तोड़ सकता है, और उसको ये गारंटी मिली हुई है कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। तो फिलहाल ये हालात हैं, जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताई, उस पर निगाह बनाए रखिए, मैं भी निगाह बनाए रखूंगा। अगर इराक में कुछ वैसा ही करने की कोशिश होती है जैसी सीरिया में हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इराक में हफ्ते भर में ये सारा कुछ हो पाएगा। इराक में अगर ईरान सीधे अपनी सेना भेजता है तो समझिए कि एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। और नाटो के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, नाटो आप जानते हैं अमेरिका और उसके चाहने वाले उसके आसपास के मुल्कों का आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रुत्ते, उनका बयान है कि नाटो को जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो सारी तैयारी हो रही है, अब चाहे ट्रंप साहब कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें कि मैं जंग नहीं चाहता, लेकिन ये जो सारी की सारी तैयारी हो रही है, ऐसा लगता है किसी तीसरे विश्व युद्ध को, तीसरी आलमी जंग को दिमाग में रख के हो रही है। दुनिया किस तरफ जा रही है, आगे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। अगर आपको लगता है ज़रूरी वीडियोज़ हैं तो अपने दोस्तों को भेजिए, मुझे बताइए कि आप कहाँ से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो एक बार पिन कमेंट या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। आप हमें सीधी मदद कर सकते हैं, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी टी शर्ट्स खरीद सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कुछ ना करना चाहें तो कम से कम हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप जुड़े रहेंगे तो हम हक की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।